हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटक वॉर, जिसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जिस पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कर्नाटक वॉर पर आते हैं। दोस्तों, फर्स्ट कर्नाटक वॉर का तात्कालिक रीज़न था 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध। और इसके पीछे का जो रीज़न था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। अब हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि संघर्ष उत्तराधिकार को लेकर ऑस्ट्रिया में चल रहा था, तो फ्रांस और ब्रिटिश क्यों लड़ पड़े। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि इन्होंने सैनिक संधि कर रखी थी आपस में। जैसे अगर एक देश है, उसमें हमेशा 2 विरोधी मत के जो कि सत्ता के दावेदार होते हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर बाहर की शक्तियां एक गुट को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है, जो कि ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने कर रखा था, जिस कारण उन्हें इस संघर्ष में आना पड़ा और उनके बीच में युद्ध हुआ। और ये युद्ध जब हुआ तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। जब भारत में सूचना पहुंची कि फ्रांसीसियों के साथ ब्रिटिशों का युद्ध हो गया है, तो जो भारत के में उस वक्त ब्रिटिश कमांडर वारेंट थे, उन्होंने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करते हुए फ्रांसीसी युद्धपोतों को जब्त कर लिया। अब जब उन्होंने फ्रांसीसी युद्धपोतों को जब्त कर लिया तो इसकी बदले की कार्रवाई करते हुए ड्यूप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर की सहायता से उनके युद्ध बेड़े को लेकर मद्रास पर आक्रमण कर दिया और मद्रास को जीत लिया। फिर कुछ समय बाद यूरोप में शांति संधि हो गई, परिणाम स्वरूप भारत में भी शांति संधि हो गई। तो ये था दोस्तों प्रथम कर्नाटक वॉर। अब हम आते हैं द्वितीय कर्नाटक वॉर। जो द्वितीय कर्नाटक वॉर था, इसका संबंध मूल रूप से भारत से था। दोस्तों, भारत में 1749 और 54 के बीच में सत्ता के लिए कर्नाटक और हैदराबाद दोनों जगह पर संघर्ष चल रहे थे। कर्नाटक में चांदा साहब, जो कि नवाब के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के पोते थे। ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे हैदराबाद में। अब इसी का फायदा ड्यूप्ले ने उठाने की कोशिश की। ड्यूप्ले, जो कि पौंडीचेरी का तत्कालीन गवर्नर था, उसने प्लान बनाया कि हम ऐसा करेंगे कि ये जो संघर्ष हो रहा है भारतीयों के बीच में, हम इनमें से किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उसको युद्ध में विजय दिलाएंगे। और जब वो युद्ध में विजय हो जाएंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है, हमें तरह तरह के अधिकार, भूभाग तथा धन प्राप्त होंगे, व्यापारिक अधिकार हमें मिल जाएंगे, जो नवाब जीतेगा, जिसे हम जितवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कर्नाटक में चांदा साहब को सपोर्ट किया और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग। और एक युद्ध हुआ था 1749 में अंबूर। इसमें इन्होंने इन दोनों को लगभग विजय दिलाया।
युद्ध में नवाब की हत्या हो गई और नासिर जंग वो भी बेचारा मारा गया। परंतु इसके बीच में युद्ध होने से पहले ब्रिटिश भी शांत नहीं बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा फ्रांसीसियों ने चांदा साहब को सपोर्ट किया, तो जो चांदा साहब के खिलाफ जो खड़े हुए थे मोहम्मद अली, ब्रिटिशों ने उनको सपोर्ट किया कर्नाटक में, और हैदराबाद में नासिर जंग को, जबकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया था। नासिर जंग निजाम उल मुल्क के पुत्र थे। तो ब्रिटिशों ने नासिर जंग को सपोर्ट किया और फिर उन्होंने युद्ध की तैयारी करी। और इस युद्ध का जो मास्टरमाइंड था ब्रिटिशों की तरफ से, वो था लॉर्ड क्लाइव, जो कि उस वक्त एक क्लर्क के तौर पर ब्रिटिश कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था वो, और उसी के द्वारा जो ये सारी साजिश की गई थी और उसी के हिसाब से सब कुछ सेटअप किया गया था ब्रिटिश सेना द्वारा कि कब हमला करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। ये सब सारा का सारा क्लाइव का ही रचाया था सारा सिस्टम। तो क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अकाट पर हमला कर दिया। अकाट पर हमला होने के बाद, और ये बहुत भयानक हमला किया था इन्होंने, बहुत खतरनाक तरीके से, जिस कारण फ्रांसीसियों को वहाँ से भागना पड़ा। और साथ में जो चांदा साहब भी फ्रांसीसियों के साथ में थे, उन्हें भी वहाँ से अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ा। फ्रांसीसियों को भी उनके सैनिक अड्डे पर ही इन्होंने हमला कर दिया था। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों को इससे बहुत घाटा हुआ। एक तो वैसे वो युद्ध हारते जा रहे थे सब जगह, तो उनका आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा था। दोस्तों, एक रीज़न बहुत बड़ा ये है कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो थी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड फुल्ली। जब वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड थी और वहाँ का जो शासक बना था वो अनउदार था, थोड़ा परंपरावादी टाइप का, और वो इससे बहुत परेशान था कि इतना धन खर्च हो रहा है युद्ध में, और डुप्ले से एक तरीके से परेशान हो गया था। क्यों? क्योंकि डुप्ले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था युद्ध में, और ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग को कब्जा करने में, और भूभाग कैसे कब्जा होगा, संसाधन पर कैसे कब्जा होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध लड़ेंगे। इसी कारण डुप्ले का इंटरेस्ट था युद्ध में। परंतु जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश लोग जीते, तो इन्होंने एक संधि रखी फ्रांसीसी गवर्नमेंट से कि आपको डुप्ले को फ्रांस वापस बुलाना होगा, तभी हम आपसे हस्ताक्षर करेंगे संधि पे, शांति संधि पे। तो फ्रांसीसियों ने ये शर्त मान ली और डुप्ले को वापस बुलाया, जिस कारण फ्रांस को कई तरह से बहुत नुकसान हुआ इसका आगे चलकर, और फ्रांस एक तरीके से भारत से लगभग समाप्त हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था वो, और लगभग समाप्त हो गया था। परंतु जो भी बची खुची उनकी शक्ति थी, उन्होंने उसका यूज़ किया तृतीय कर्नाटक वॉर में। दोस्तों, तृतीय कर्नाटक वॉर जो कि 1758 से 63 तक चला, इसमें भी फ्रांसीसी बुरी तरीके से हारे। परिणाम स्वरूप उन्हें पेरिस की संधि करनी पड़ी, और पेरिस की संधि में ये था कि ब्रिटिश जितने भी फ्रांसीसी क्षेत्र पर ब्रिटिशों ने कब्जा किया था, वो सारे क्षेत्र फ्रांसीसी को लौटा दिए। परंतु उसके बदले में ब्रिटिशों का
ये मांग था कि अब फ्रांसीसी कंपनी किसी भी तरीके का किले निर्माण का या सेना से संबंधित, युद्ध से संबंधित किसी भी तरीके का निर्माण कार्य नहीं करेगी। केवल वो व्यापार करके रहेगी और ब्रिटिश के अंडर में रहकर उसे व्यापार करना होगा। इस पर फ्रांसीसियों को राजी होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो तो बुरी तरीके से हार ही गए थे। इसी प्रकार धीरे धीरे फ्रांसीसियों की सत्ता बहुत कमज़ोर होकर लगभग समाप्ति के ही कगार पर आ गई। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रथम कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक वॉर और तृतीय कर्नाटक वॉर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।